हाँ। नारायण सर स्टार्ट। एक मिनट, यूट्यूब लाइव। नागपुर शिक्षण मंडल द्वारा संचालित श्री बिंजानी नगर महाविद्यालय पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभाग आप सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत करता है। आदरणीय गांधी सर, आदरणीय राठी सर, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मैत्री सर, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर संदीप तुंदुरवार सर, हमारे आज के प्रमुख अतिथि और मार्गदर्शक श्रीमती रोजी गुप्ता मैम, यहाँ पे जुड़े सभी महानुभाव, प्राध्यापक वृंद, संशोधक, विद्यार्थी और हमारे महाविद्यालय के छात्र, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस व्याख्यानमाला का ये अंतिम चरण है और इस अंतिम चरण में यह व्याख्यानमाला का अंतिम सत्र भी है। हमारे साथ दिल्ली से रोजी गुप्ता मैम जुड़ी हुई है। मैं महाविद्यालय की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। आज के इस सत्र का विषय है दिल्ली विरासत के दृष्टिकोण से सेंट्रल विस्टा प्रकल्प। यह विषय आज के व्याख्यान का आज का यह विषय अध्ययन की दृष्टि से यह विषय नया है, क्योंकि हमारे भारत की जो संसद का जो प्रकल्प है उसके बारे में इस व्याख्यान में इसके बारे में उल्लेख होने वाला है। मैं राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर संदीप तुंदुरवार सर से निवेदन करता हूँ कि इस व्याख्यान का प्रस्तावना करें। धन्यवाद सर। मैं सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों का सम्मानजनक के साथ में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। नागपुर शिक्षण मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ए के गांधी सर, संस्था के कार्यवाह आदरणीय श्री हरिजी राठी सर, महाविद्यालय के प्राचार्य और जिनके मार्गदर्शन में हमारे अपने ये अतिथि व्याख्यानों का हमने आयोजन किया, हमारे सम्मानीय प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मैत्री सर, आज के प्रमुख अतिथि व्याख्याता आदरणीय रोजी गुप्ता मैम, हमारे विद्यार्थी, प्राध्यापक वृंद, संशोधक, छात्र, आप सभी का मैं यहाँ पर राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैम हमारे महाविद्यालय और हमारे शायद थोड़ा सा हमारा जो विरासत है उसके बारे में आपके सामने मैं प्रास्ताविक के माध्यम से रखना चाहता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो नागपुर शिक्षण मंडल द्वारा संचालित मध्य भारत का एक अग्रगण्य महाविद्यालय के नाम से श्री बिंजानी नगर महाविद्यालय अपनी एक पहचान है एवं उसका एक स्थान भी। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के साथ इस महाविद्यालय की यादें और जड़ें भी जुड़ी हुई है। दिलचस्प यह भी है कि यहाँ से पीवी नरसिंह राव जी ने पढ़ाई की, जो बाद में भारत के 12वें पंतप्रधान के तौर पर पदासीन हुए, जिन्होंने भारत को स्वर्णिम मुकाम पर पहुंचाने का भरकस प्रयास भी किया। उनकी सभी यादें इस महाविद्यालय के साथ में जुड़ी है। शायद यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकता कि स्वतंत्र भारत के संसदीय प्रणाली में उनका प्रवेश विदर्भ के खास तौर पर नागपुर से सटे हुए रामटेक मतदार संघ से हुआ। यह महाविद्यालय अब शताब्दी की ओर अग्रसर है, यानी यह संस्था भी एक शैक्षणिक विरासत के रूप में उभरी है। प्राचीन नागपुर नगरी की विरासत का यह एक अहम हिस्सा बनने जा रहा है। संस्थाओं के लिए खासकर जनता की भागीदारी से जो संस्थाओं की नींव डाली जाती है वह कहाँ तक कारगर रहेगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, इस पर विश्वास होना और करना भी असंभव बन पाता है। खासकर विद्यादान के क्षेत्र की संस्थाओं को यह विधान लागू होता है, किंतु इस संस्था ने हमेशा अपना मिशन शुद्ध हृदय से चलते रहो, कारवा अपने आप बनता जाएगा इसे बनाए। फलस्वरूप
संस्था ने शिक्षा क्षेत्र में अपना नाम बनाए रखा है। इस पृष्ठता पर यहाँ के छात्रों का केवल एक ही अंक का विकास न होकर वह बहुआयामी, बहुश्रुत तथा अपनी बात को तर्क की स्तर पर एवं विश्लेषित करने का मादा रखे। इसीलिए समकालीन संदर्भ पर विशेष अतिथि व्याख्यानों का आयोजन भी एक हमारा एक हिस्सा है, ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी हो और उसे परिभाषित कर सके। इस साल में राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा 3 अतिथि व्याख्यानों का आयोजन हुआ। इसमें प्राध्यापक विवेकानंद नरताम दिल्ली, इन्होंने राज्य की प्रभुत्व संपन्नता एवं मानवीय हक। श्री अतुल कहाते पुणे, इन्होंने इजराइल पैलेस्टीनी विवाद इस पर। और आज हमारे बीच ससम्मानजनक आदरणीय रोजी गुप्ता, दिल्ली विरासत के दृष्टिकोण से सेंट्रल विस्टा प्रकल्प, इस पर उद्बोधन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनका मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं। केंद्र में आसीन भारत सरकार का यह प्रकल्प उनकी उपलब्धि का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए इसके भी दो पक्ष है, समर्थन तथा विपक्ष। इसका एक तीसरा विपक्ष हमेशा की तरह दुर्लक्षित है, और वह सामान्य आम नागरिक क्या चाहता है और क्या जानता है इसके बारे में। वैसे भी राजा हो या राजनीतिक वर्ग, वह हमेशा अपनी पहचान बनाने के रखने के लिए भरकस प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे भी, ताकि इतिहास में उनका नाम नामजद हो। इस पर लगातार सोचते रहते हैं। इतिहास भले बुरे दोनों को भी याद रखता है। इसीलिए इतिहास में तुगलक की भी एक पहचान है, जिसने दिल्ली से अपनी राजधानी शिफ्ट करने का प्रयास देवगिरी तक ले जाने का किया था। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने सिर्फ जनता केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान दिया और हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। वर्तमान दिल्ली मुगल तथा ब्रिटिश चिन्हों से अंकित है। ल्यूटियंस नाम से जाने जाने वाली यह इस प्रसिद्ध नगरी में शतक भर पहले निर्माण का कार्य संसदीय व्यवस्था के जो नजदीकी जो वास्तु है या विरासत है, उसका शुरुआत हुआ था। संसद भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। उसी क्षेत्र में नए वर्तमान भारत की पहचान बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा का प्रकल्प निर्माण हो रहा है। इसके भी अपने अन्य अलग पहलू है, जिस पर आपके द्वारा अभ्यासपूर्ण रोशनी डाली जाएगी। आपने दिल्ली में रहते बदलाव वाली दिल्ली आपने देखी है, और उसकी आप एक साक्षी भी है। खासकर आप दिल्ली विरासत के साथ जुड़ी हो, इसीलिए नए विरासत के संदर्भ में हमें सुनना अधिक रोचक रहेगा। इसी के साथ मैं अपने प्रास्ताविक के शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ, और पुनः एक बार सूत्र में डॉक्टर रायन महाजन की तरफ सुपुर्द करता हूँ। डॉक्टर रायन महाजन सर। धन्यवाद सर। मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मैत्री सर को निमंत्रित करता हूँ कि सर अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। थैंक यू सर, वेलकम मैडम। आपको सुनने में ज्यादा रुचि है तो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में जो सवाल आया है वो आपके सामने रखना मेरा काम है, तो मैं वो करूंगा। जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट आ रहा है या आने जा रहा है, उसके ऊपर जो माध्यमों में चर्चा हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू दिए जा रहे हैं दोनों साइड से। और उससे भी बुरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों के, इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, उनकी इसके बारे में कोई राय ही नहीं है। तो एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए ये कितना सही या कितना गलत है, इसके ऊपर मुझे आपके विचार जानने थे। क्योंकि जो भी रिएक्शंस आ रही है वो सारी वो एक गिने चुने यहीं से आ रही है। इसको इतना वाइड मुद्दा माना भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे हालात में हम जैसे, जिसको हम बोलते हैं कि जो चिंतन करने की क्षमता रखते हैं, उनका भी क्या कर्तव्य है कि ये इसके सही पहलू लोगों तक पहुंचे। और आज जो हम ये काम करने जा रहे हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू हम सोसाइटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा काम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कर सकती है, क्योंकि कड़ी जुड़ते जानी चाहिए। और वो जो भी बात है, बच्चों का भी इसके बारे में अपनी खुद की राय बने, यही इसकी एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए ये हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो आई विल वेलकम यू एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना। मेरा सवाल मैंने आपके समक्ष रखा है। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेलकम मैडम।
यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आशीर्वाद। मैं रोजी गुप्ता एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, इग्नू से मेरी पीएचडी चल रही है, राष्ट्रपति भवन के ऊपर विषय है और मैं राष्ट्रपति भवन से पिछले 10 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और सेंट्रल विस्टा इस पूरे क्षेत्र से भली भांति वाकिफ हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ है, भारत का सर्वोच्च ऑफिस राष्ट्रपति भवन। हमारा रोज का आना जाना यहाँ से होता है। जो निर्माण कार्य हो रहा है ये सब हमारे सामने ही शुरू हुआ। कई बिल्डिंग्स जो विलुप्त हो जाएंगी, जिनका डिस्ट्रक्शन की आप लोग सुनते हैं, जैसे कि नेशनल म्यूजियम, IGNCA, इनसे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। नेशनल म्यूजियम से मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन म्यूजियोलॉजी। तो मेरी कोशिश होगी कि पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को आपके सामने रखूं और फिर मैं विद्यार्थियों के लिए और प्राध्यापकों के लिए स्वयं ही निर्णय करने के लिए छोड़ दूंगी कि उनकी निगाह में क्या सही है और क्या गलत। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस व्याख्यान को। मैं डॉक्टर संदीप तुंदुवार सर से निवेदन करता हूँ कि सर मैडम का परिचय करें। सर हम आखिरी में ले सकते हैं, मैम को शुरू करें। ओके सर, ओके। मेरे व्याख्यान का शीर्षक है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इन पर्सपेक्टिव ऑफ हेरिटेज ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सातों शहर, दिल्ली का इतिहास बहुत लंबा इतिहास है। महाभारत कालीन राजधानी पांडवों की इंद्रप्रस्था से लेकर शाहजहानाबाद, शाहजहां द्वारा बनाई गई पुरानी दिल्ली और लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। दिल्ली के 7 शहर, दिल्ली 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी। सत्ता का केंद्र दशकों से, सदियों से रही है दिल्ली और हर शासक चाहता था कि दिल्ली को अपनी राजधानी बना। दिल्ली भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है और शायद उनकी सोच रही कि यहाँ से वो अपनी सत्ता का विस्तार सही मायनों में कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी 7 cities ऑफ दिल्ली एंड देयर रूलर्स। जैसे मैंने बताया, दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसकी सभ्यता, इसका इतिहास हजारों साल से कायम है और हमेशा से सीट ऑफ पावर रही है कई शासकों की। चाहे वो महाभारत का इंद्रप्रस्थ शहर हो जो पांडवों की राजधानी रहा, क्योंकि दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ भी था, और आज दिल्ली, नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में। यूं तो 7 cities ऑफ दिल्ली फ्रेज कॉलोनियल एरा में कई हिस्टोरियंस के द्वारा कॉइन किया गया और यूजुअली ये इस्लामिक एरा सेटलमेंट्स, सल्तनत और मुगल रूलर्स को बताता है। तो यहाँ आपके समक्ष 7 cities ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग उनकी साइट्स मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। कुतुब मीनार दिल्ली की पहचान रही है। गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की। यूजुअली ये पूरा मेहरौली का एरिया है और 1192 से 1290 AD में इसका विकास हुआ, नई बिल्डिंग्स बनाई गई और पहले से ही स्थापित शहर लाल कोट और किला राय पथौड़ा में कई नई बिल्डिंग्स को इसकी बाउंड्रीज के अंदर बनाया गया। दूसरा शहर श्री, जहां सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम है जो एशियन गेम्स के दौरान बना, और सिरी अलाउद्दीन खिलजी ने विकसित की। आज भी इसके अवशेष सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द देखे जा सकते हैं और ये 1303 AD के लगभग इसका निर्माण हुआ। तुगलकाबाद, जैसे सर ने बताया भी था, गियासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण 1320 ईस्वी में हुआ। तुगलकाबाद किले के फोर्ट्स भी, इसके अवशेष भी दिल्ली में आज भी देखे जा सकते हैं। जहांपना, अभयारण्य दुनिया का, इसका लिटरली अर्थ है 2 लंबी दीवारें पहले से मौजूद 2 शहरों जिनका जिक्र अभी मैंने पहले किया, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स और मेहरौली और सिरी, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में बनाया। फिर फिरोजाबाद, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 AD में, और छठा शहर दिल्ली का था दीनपना, यानी कि सेंचुरी ऑफ फेथ, दीन की जगह,
जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया। और ये पुराना किला जो कि लीजेंडरी इंद्रप्रस्था का हिस्सा था, वहां इसका विकास हुआ 1538 से 1545 एडी में। और अंतिम शहर, सातवां शहर पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद, जिसे मुगल एम्परर शाहजहां ने बसाया 1638 टू 1649 एडी में, जिसमें लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर से, और चांदनी चौक, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। और आठवां शहर मैं कहूंगी लुटियंस दिल्ली या नई दिल्ली। मेकिंग ऑफ रायसेना, राष्ट्रपति भवन जिसके केंद्र में है, जिसे लुटियन ने बनाया। 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का राजा, दिल्ली आया और उसने दिल्ली दरबार में दिल्ली को कैपिटल घोषित किया, क्योंकि पहले कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी। अंग्रेज अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करना चाहते थे। और अभी 2020 12 दिसंबर को नई दिल्ली ने 110 साल अपनी एग्जिस्टेंस के मनाए हैं। रॉयल अनाउंसमेंट हुई, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने पहला पत्थर नई दिल्ली की स्थापना का लगाया किंग्सवे कैंप में 15 दिसंबर 1911 में। आज भी दिल्ली में वो जगह मौजूद है जहां दिल्ली को राजधानी बनाने की स्थापना जॉर्ज पंचम ने की थी। 2 आर्किटेक्ट चुने गए, एडविन लटियंस और हर्बर्ट बेकर, बहुत ही इलस्ट्रियस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में भी कई बिल्डिंग्स बनाई। उन्हें जिम्मा सौंपा गया नई दिल्ली की बिल्डिंग्स को बनाने का। लुटियन जोन आज भी हम नई दिल्ली को कहते हैं। रायसेना पहाड़ी का हिस्सा चुना गया और सबसे ऊपर ब्रिटिश वायसराय का रेजिडेंस, यानी आज का राष्ट्रपति भवन, जिसे पहले गवर्नमेंट हाउस या वायसराय हाउस कहा जाता था। लुटियन ने ना केवल ये बिल्डिंग बनाई बल्कि इसके आसपास का लैंडस्केप और फर्नीचर भी डिजाइन किया। आज भी आप राष्ट्रपति भवन में जाइए तो इसके इंटीरियर्स में लुटियन का डिजाइन किया हुआ फर्नीचर, उसका नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर आपको साफ दिखाई देगा। किंग्सवे कैंप, जिसको राजपथ हम कहते हैं, इंडिया गेट से गवर्नमेंट हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन तक फैला हुआ है। दोनों ब्लॉक्स, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, फ्लैंक द गवर्नमेंट हाउस, यानी राष्ट्रपति भवन के दोनों तरफ नॉर्थ में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ में साउथ ब्लॉक। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्डिंग, जिसे बाद में पार्लियामेंट हाउस का नाम दिया, इसे हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का डिजाइन भी हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध के आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 17 वर्ष लगे इसे पूरा होने में, और 10 फरवरी 1931 का दिन था जब लुटियंस दिल्ली का इनॉग्रेशन उस समय के वायसराय लॉर्ड अर्विन ने किया। इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्टर थे सरदार सोबा सिंह और तेजा सिंह मलिक। सरदार सोबा सिंह सीपीडब्ल्यूडी के पहले इंडियन हेड भी थे, और 2 इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनका नाम था हारून अल रशीद, जो कॉन्ट्रैक्टर थे मेन बिल्डिंग के राष्ट्रपति भवन के, और नवाब अली, जिन्होंने मुगल गार्डन के बगीचे लगाए थे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रस्तावना नए सेंट्रल विस्टा की। इसका विवरण मैं विस्तार से बाद में बताऊंगी। अब मैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, हर जगह सुगबुगाहट है कि आखिर सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट, सेंट्रल विस्टा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक है, इस पूरे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और ये लगभग 3.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो रायसेना पहाड़ी के इर्द गिर्द बसा हुआ है। आप कह सकते हैं ये एनडीए गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में डिमोलिशिंग और रीबिल्डिंग बहुत सी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, यानी कि कई बिल्डिंग्स नेस्तनाबूद ध्वस्त हो जाएंगी और कई नई इमारतें बनेंगी, और एक नया संसद भवन बनाने की भी प्रस्तावना है। और टोटल कॉस्ट जो गवर्नमेंट ने इसकी प्रोजेक्ट की है वो है लगभग 20,000 करोड़। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एक नया पावर कॉरिडोर बनाने के लिए। देखिए, राष्ट्रपति भवन और इसके इर्द गिर्द का हिस्सा पावर कॉरिडोर माना जाता है। भारत की सत्ता यहीं से चलती है, और ये प्लान मूट करता है, एनविसेज करता है एक नया संसद भवन बनाने के लिए,
वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस बनाने के लिए, साथ ही 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनेंगे जिसमें सारे बाबू लोग यानी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस जो मिनिस्ट्रीज के हैं वो यहाँ पर स्थित होंगे। और इसकी एस्टिमेटेड इम्प्लीमेंटेशन 2024 की है और अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये घोषणा की है कि 2022 तक होपफुली पार्लियामेंट बनेगा और अगले जनरल इलेक्शन के आसपास 2024 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का डेडलाइन या टारगेट रखा गया है। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं हमारा आज का मौजूदा संसद भवन और ये ट्रायंगुलर शेप में नया पार्लियामेंट हाउस, तो कुछ इस तरह दिखेगा हमारा नया संसद भवन। अब की हाइलाइट्स क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की? इसके केंद्र में है, इसके पाइवट पॉइंट में है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जो ट्रायंगुलर शेप में होगा जैसे आपने अभी तस्वीर में देखा, और इसका टोटल एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर होगा, यानी कि एक बहुत ही विशाल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। और जैसे मैंने अभी बताया, इसे पाइवट केंद्र बिंदु कहा गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिजाइन का। और आज की मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग से ये बहुत बड़ा होगा आकार में और विस्तार में, और लगभग 1224 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा चैम्बर की सीटिंग कैपेसिटी 888 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की होगी और राज्यसभा चैम्बर में अराउंड 384 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एकोमोडेट हो सकेंगे। देखिए, ये इंक्रीज कैपेसिटी चैम्बर्स की इस वजह से प्रोविजन की गई कि आगे अगर एमपीज की संख्या बढ़ाई जाएगी जिसकी प्रस्तावना है, तो ये सभी एमपीज एक साथ यहाँ बैठ सके। इस समय जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे, लोकसभा में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और राज्यसभा में 245 एमपीज हैं। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक बहुत ही विशाल ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी होगा जो भारत की इंडियन डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दिखाएगा। एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग यूज में रहेगी, हालांकि इसे रेट्रोफिट किया जाएगा ताकि फंक्शनल स्पेस इसमें बढ़ सके। कई पार्लियामेंट इवेंट्स जैसे आज होते हैं यहाँ पर होंगे, सो दे विल प्रोवाइड मोर फंक्शनल स्पेस। पार्लियामेंट बिल्डिंग लेटेस्ट डिजिटल इंटरफेसेस से इक्विप्ड होगी, पेपरलेस ऑफिसेस की थीम पर। मॉनिटरिंग कमेटी बन चुकी है जिसमें मेंबर्स होंगे लोकसभा सेक्रेटरीट के, मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और आर्किटेक्ट और डिजाइनर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सभी मॉनिटर करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम को। जैसे मैंने बताया था, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स 2022 तक बन जाएगा और इसकी डेडलाइन पूरे प्रोजेक्ट की है 2024 जब अगला लोकसभा का इलेक्शन होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों है भी या नहीं। देखिए, जो आज की पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसे अंग्रेजों ने बनाया था और ये लगभग 93 साल पुरानी हो चुकी है और स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न्स पोज करती है। कई बार यहाँ शॉर्ट सर्किट्स की वजह से आग लग चुकी है, आप सबको पता ही है कितना भयंकर आतंकवादी हमला भी हुआ, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है। दिल्ली एक भूकंप जोन में है तो उसके लिहाज से भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न्स बैठते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अकॉर्डिंग इस समय की पार्लियामेंट बिल्डिंग हाईली स्ट्रेस्ड है और जिस तरह की सुविधाएं ये देती है, क्वालिटी ऑफ एमिनिटीज डिटोरेट हो रही है साल दर साल, मिनिस्ट्री ने कहा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस जहां साउथ ब्लॉक है, ऑलरेडी यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है जो राष्ट्रपति भवन के साउथ में है, इसके लगभग पीछे बनेगा, और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस नॉर्थ ब्लॉक के पास बनेगा जो राष्ट्रपति भवन के नॉर्थ में है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को, नॉर्थ और साउथ में राष्ट्रपति भवन के इनकी लोकेशन है, इसलिए इन्हें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन इस रीडेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत
ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेशनल म्यूजियम यहाँ शिफ्ट होगा, इसकी बात मैं बाद में भी करूंगी। अब इसकी पूरी कहानी क्या है? सितंबर 2019 में टाटा प्रोजेक्ट्स ने बिड जीती नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की, और उनकी जो बिड थी वो 861.90 करोड़ की थी, और उन्होंने लार्सन एंड टोब्रो कंपनी को पीछे छोड़ा जिनकी बिड लगभग 865 करोड़ की थी। डिजाइनर्स को फाइनलाइज किया गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2019 में। अहमदाबाद बेस्ड आर्किटेक्चर कंपनी एचसीपी डिजाइन को इस बिल्डिंग का डिजाइन बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। अब दिल्ली अपनी कई प्रतिष्ठित इमारतों को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में खो देगी। उसकी डिटेल्स मैं देना चाहूंगी। 3 प्रतिष्ठित आइकॉनिक बिल्डिंग्स नेशनल कैपिटल की, जो लिविंग प्रूफ है इसके इतिहास और इसकी सभ्यता का, उन्हें डिमोलिश कर दिया जाएगा इस 20,000 करोड़ के एम्बिशियस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये 3 मुख्य बिल्डिंग है नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जिसे हम IGNCA के नाम से जानते हैं, और नेशनल आर्काइव्स का एनेक्सिंग। देखिए, नेशनल म्यूजियम का मैं खुद एक अहम हिस्सा रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने यहाँ से अपनी मास्टर्स की है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में, और मेरी इंटर्नशिप भी रही है यहाँ सेंट्रल एशियन गैलरी में। 2 लाख के लगभग यहाँ एंटिक्विटीज का कलेक्शन है, जिसमें हजारों रेयर मूर्तियां, ओरिजिनल स्कल्पचर्स, प्राइसलेस कॉइन्स, कई इनवैल्यूएबल पेंटिंग्स और ज्वेलरी है, कई एराज की भारत की पॉलिटिकल और विश्व की कल्चरल हिस्ट्री जो बताती है। इसमें सबसे फेमस है डांसिंग गर्ल ऑफ हड़प्पा, जो कि हड़प्पन गैलरी में है। चोला ब्रोंज में नटराजा की मूर्ति बहुत फेमस है। रेलिक्स ऑफ बुद्धा और गंजीफा कार्ड्स, तंचौर पेंटिंग्स, इनन्यूमरेबल एंटिक्विटीज और वुडन कार्व डोर्स इसकी कलेक्शन का हिस्सा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सभी ऑब्जेक्ट्स नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में शिफ्ट होंगे, यानी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेशनल म्यूजियम डिमोलिश हो जाएगा। हालांकि नेशनल आर्काइव की मेन बिल्डिंग इंटैक्ट रहेगी, लेकिन एनेक्से बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नई बिल्डिंग बनेगी। अगर नेशनल आर्काइव्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 45 लाख फाइल्स हैं, 25,000 रेयर पांडुलिपियां मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 1 लाख से ज्यादा नक्शे मैप्स हैं और लगभग 1.3 लाख मुगल डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को, एंटिक्विटीज को ट्रांसफर करना एक बहुत ही रिस्की काम है। इसमें लॉस हो सकता है मिसहैंडलिंग की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स को, एंटिक्विटीज को, डॉक्यूमेंट्स को शिफ्ट करने में हमेशा से रहते हैं। ये रिस्क इन्वॉल्व हमेशा से रहता है। IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट पहचान रही है दिल्ली के कई इवेंट्स की, कई एग्जीबिशंस। यहाँ माटी घर है जहां पर कई फेमस एग्जीबिशंस मैंने खुद अटेंड किए हैं, उसका हिस्सा भी रही हूँ। इसमें बहुत ही कमाल का कलेक्शन है, हेरिटेज पीसेस का, पांडुलिपियों का, एक बहुत ही इंप्रेसिव लाइब्रेरी है। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी। और फिलहाल ये सब टेम्परेरीली शिफ्ट होटल में, जिसे खास तौर पर इसके लिए रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा बहुत से भवन डिमोलिश किए जाएंगे, शास्त्री भवन, कृषि भवन, विज्ञान भवन, जो जवाहरलाल नेहरू के समय में बना, जहां गवर्नमेंट के कई अवार्ड सेरेमनीज, कई प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल म्यूजियम के बिल्कुल पीछे। मैंने खुद कई यहाँ पर सेमिनार्स और प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रेजिडेंस जवाहर निर्माण भवन, जो नेशनल म्यूजियम के ठीक सामने बना, 2007 के लगभग जब मैंने वहां एडमिशन लिया तब इसकी नींव रखी गई और हमारे देखते देखते कई वर्षों में ये भवन खड़ा किया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का ऑफिस है, एक अपेक्षाकृत नई बिल्डिंग है जिसे इस परियोजना के तहत ध्वस्त कर दिया जाएगा। उद्योग भवन, रक्षा भवन, ये सब डिमोलिश हो जाएंगे। ये भवन सभी स्कैटर्ड हैं पूरे सेंट्रल विस्टा में और हमारा रोज का आना जाना यहाँ से होता है। हम सालों से देख रहे हैं, बाबू लोग यहाँ आते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं, तो ये सारे भवन डिमोलिश हो जाएंगे। और अगर आप पूरा एरिया जानना चाहें जो ध्वस्त होगा, डिमोलिश होगा, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। 4,58,820 स्क्वायर मीटर्स का एरिया डिमोलिश होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए।
अब मैं पहले अपोजिशन को लूंगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्यों अपोज किया जा रहा है? जैसे सर ने बोला भी कि बहुत से विरोध के सर इसके खिलाफ उठे हैं। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट एक बहुत ही कड़ा कंपटीशन, बहुत ही स्टिफ अपोजिशन इसको लेके झेल रही है अलग अलग क्वार्टर्स से सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक इस समय इंडिया में है। हालांकि अब थोड़ा कंट्रोल हो गया है, पर जैसे ही इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई मार्च 2020 में, वैसे ही कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए पूरी दुनिया में और इंडिया में। एनडीए गवर्नमेंट ने इसके लिए लगभग 20,000 करोड़ अलॉट किए थे मार्च 2020 में, और तभी कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत हुई हमारे देश में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तभी अपोजिशन लीडर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दीजिए और जो भी फंड्स हैं आप कोरोना वायरस क्राइसिस की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। उसी समय कंजर्वेशनिस्ट, संरक्षणकर्ताओं ने कहा कि ये जो आप रिवैम्प कर रहे हैं ये मेडल करेगा हिस्ट्री से, जो हमारी करंट बिल्डिंग्स हैं, जो लुटियर ने डिजाइन की, हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन की, इन बिल्डिंग्स की हेरिटेज हो जाएगी कहीं। हालांकि आप इनको तोड़ नहीं रहे इन बिल्डिंग्स को, पर ये कहीं पीछे रह जाएंगी जो आप नए प्रोजेक्ट्स को ला रहे हैं। साथ ही पर्यावरणविद, एनवायरमेंटलिस्ट ने क्लेम किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बहुत से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपील किया है सेंटर से कि आप इस एम्बिशियस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक दीजिए जब तक ये पैंडेमिक ओवर नहीं हो जाता। ये स्टेटमेंट इशू की एक साथ 65 ऑर्गेनाइजेशंस ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट को पॉज कर दीजिए और जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, इस समय इंडिया को जरूरत है इस पैंडेमिक को हैंडल करने की, तो आप यहाँ ये रिसोर्सेज यूटिलाइज कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन विद दिस वास्ट प्रोजेक्ट, जिसकी शायद उनके हिसाब से अभी जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट, कोविड-19 ने हमको ये सिखा दिया है कि ये आपस में कोरिलेटेड है, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को अभी फिलहाल पॉज कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। विस्टास्केप, इसमें मैं कई तरह के सवाल उठाऊंगी जो एनवायरमेंटलिस्ट ने, कंजर्वेशनिस्ट ने, आर्किटेक्ट्स ने, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, एक आम आदमी ने भी उठाए हैं। तो विस्टास्केप में मैंने उन सवालों को लिया है। एक स्पेस की आइडेंटिटी कहां से बदलती है? नवीनता या विरासत से? मॉडर्निटी और ट्रेडिशन? तो आपको क्या चाहिए, नवीनता या ट्रेडिशन? मेरे हिसाब से दोनों का समन्वय होना चाहिए। पुराना तो रहेगा ही, साथ में नए के लिए भी जगह होनी चाहिए। दोनों का तारतम्य होना चाहिए, दोनों में एक लय होने चाहिए। पुराने के साथ साथ नए को भी जगह मिलनी चाहिए, पर ये आपकी सोच के ऊपर है, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। इंडिया का सबसे आइकॉनिक स्ट्रेच रीडेवलप होगा, तो यहाँ सवाल उठता है, हेरिटेज वर्सेस मॉडर्निटी, हमारी विरासत या नवीनता? आप एक आइकॉनिक नेशनल स्पेस जो इंडिया की पहचान रही है, जहां लोग आते हैं पिकनिक मनाने, अपना विरोध दर्ज करने, कई तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोई बाहर से भी आता है इंडिया के या किसी भी स्टेट से, तो वो इस सेंट्रल विस्टा को देखने के लिए जरूर आता है। तो क्या आप एकदम से स्ट्रिप कर देंगे इस आइकॉनिक नेशनल स्पेस की आइडेंटिटी को? क्या एक बंच ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इस आइडेंटिटी को ऑल्टर नहीं करेंगी, जो हमारी डेमोक्रेसी की पहचान है? अब ये किसका आइडिया था और कब ये आइडिया जनरेट हुआ, कैसे ये सब शुरू हुआ? देखिए, ये 20 मार्च 2020 की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड यूज चेंज किया 7 प्लॉट्स का दिल्ली में, जिसमें 6 प्लॉट्स एक पर्टिकुलर एरिया में थे दिल्ली के, और ये सभी 6 प्लॉट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफिस कैटेगरी के अंदर अप्रूव करवा लिए।
टोटल में 86.1 एकर्स ऑफ एसेसिबल पब्लिक लैंड, जहां पब्लिक आ जा सकती थी बेरोक टोक, वो अब रिकॉग्नाइज किया गया है एज गवर्नमेंट ऑफिस लैंड। तो ये लैंड यूज अकस्मात ही क्यों चेंज हुआ? सिर्फ 15 एकड़ छोड़े आपने पब्लिक स्पेस के लिए। अर्बन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स विद वास्ट ग्रीन स्पेसेस, देखिए ये जैसे मैंने भवन के बारे में बताया, कई शास्त्री भवन, निर्माण भवन, ये सब बिल्डिंग्स थी जिसके आसपास बहुत खुले ग्रीन स्पेसेस थे। तो ये करंट सेंट्रल विस्टा इतनी जल्दबाजी में क्यों? टाइम लिमिट बहुत कम है, इसे 2024 तक पूरा करना है। कि जब भी कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट मूव करती है, जैसे मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बात करूं तो हाल ही में उन्होंने अपना 2040 का दिल्ली का मास्टर प्लान पब्लिक के सामने लाए हैं। कई न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पूरी डिटेल्स छपी हैं। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है तो पब्लिक से सजेशन माने जाते हैं। तो क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए था? यहाँ तो पब्लिक कंसल्टेशन हुई ही नहीं। और ये भी कहा गया ये बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें डिजाइन के लिए 27 आर्किटेक्ट्स और कंपनीज को बुलाया गया। डीडी अप्रूव कर देती है अकस्माती लैंड यूज, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स क्वेश्चन लैंड यूज चेंज फॉर द सीवीसी। आर्किटेक्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि अकस्माती ये लैंड यूज क्यों चेंज किया गया? आपने जो पब्लिक स्पेस था वो तो एक्वायर कर लिया और सिर्फ 15 एकड़ आपने पब्लिक स्पेस छोड़ा। अब तो लोग वहां किलेबंदी हो जाएगी, लोग वहां जा नहीं पाएंगे जैसे फ्रीली लोग वहां जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को, प्राउड फील करते हैं इस सत्ता केंद्र को देख के कि भारत का नागरिक, डेमोक्रेसी की यही पहचान है कि वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के बाहर, राष्ट्रपति भवन के बाहर, इंडिया गेट के बाहर अपना विरोध दर्ज करते हैं, अपनी खुशी मनाते हैं। तो क्या ये सब एक किलेबंदी में शामिल हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये सबसे जरूरी चीज है। एक्सपर्ट्स कहते हैं क्या इसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया? मिड अप्रैल 2020 नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को ग्रीन सिग्नल दिया गया, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया अपोजिशन पार्टीज ने, और कई पिटीशंस भी दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। और अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया कि हम स्टे नहीं लगाएंगे पार्लियामेंट के प्रोजेक्ट में। अब कोई पार्लियामेंट डिबेट नहीं हुई, सांसदों ने अपोजिशन पार्टीज के लिए कहा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है और वो भी संसद से जुड़ा हुआ, इस पूरे सेंट्रल विस्टा से जुड़ा हुआ, तो इसके लिए क्या कोई पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं होनी चाहिए थी? क्या इसकी इस समय जरूरत भी है इसको रिवैम्प करने की? क्या ये सही समय है इसको रिवैम्प करने का? देखिए जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में देख रहे हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, लोग अपनी खुशी जाहिर करते हैं, अपनी राष्ट्रीयता, अपने नेशनलिज्म का प्रदर्शन करते हैं यहाँ। और जब वो इंडिया गेट आते हैं और अमर जवान ज्योति पे जाते हैं तो उनको प्राउड फील होता है। ये पूरी नई दिल्ली का पूरा एरिया सेंट्रल विस्टा को देख के पब्लिक एक्सप्लोर करती है। हमने कई पिकनिक्स बचपन में यहाँ मनाई हुई है, आइसक्रीम्स खाई हुई है, स्ट्रीट फूड्स खाया हुआ है। तो क्या ये सब उनसे छिन जाएगा? वो कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, कहाँ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे? इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक। यहाँ जो एक आर्किटेक्ट आपने चुना एचपीसी डिजाइन कंपनी का, वो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट के बिहाफ पर बोल रहा है, और पब्लिक फास्ट है इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक को जानकारी नहीं मिल रही। केवल एक जो डिजाइन कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट है वही इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए बिमल पटेल जी के बारे में बताना चाहूंगी। उन्होंने रिवैम्प ऑफ पार्लियामेंट के बारे में 2016 में एक आर्टिकल लिखा था और 2019 में उन्हें पद्मश्री मिला, और अक्टूबर 2019 में एचपीसी डिजाइन, जिसको वो लीड करते हैं, उसको इस प्रोजेक्ट की कंसल्टेशन के लिए अवार्ड किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एचपीसी कंपनी को अवार्ड किया गया, जिसको लीड कर रहे थे बिमल पटेल। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके खिलाफ आरटीआई लगाई फरवरी 2020 में, और उन्होंने ये सॉर्ट किया कि क्या कोई कमेटी आपने बनाई थी, तो सीपीडब्ल्यूडी का आरटीआई ने जवाब आया कि उन्होंने टेंडर प्रोसीजर अपनाया है और कॉन्ट्रैक्ट एचपीसी को दिया है। दूसरा सवाल ये था आरटीआई में कि ये कंपनी कैसे सेलेक्ट हुई, उन्होंने कहा ये लोएस्ट बिडर थी। अब सवाल ये उठता है
whose vista is it? ये विस्टा, ये सेंट्रल विस्टा किसका है? क्या ये पब्लिक का है या सरकार का है? सरकार अपने ऑफिसेज यहाँ बना रही है, तो पब्लिक यहाँ कैसे आएगी? वो अपना विरोध, अपनी खुशी कैसे मनाएगी? कैसे आएगी वो इस नेशनलिज्म को दिखाने के लिए इंडिया गेट के आसपास? देखिए, ये तो वही हाल हो गया जैसे पहले 7 सिटीज की किलेबंदी की गई, वो सभी फोर्टिफाइड थी और ये एक अकेला ओपन स्पेस था, पर अब तो ये भी फोर्टिफाइड हो जाएगा, इसकी भी किलेबंदी हो जाएगी, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? देखिए, विमल पटेल जी का कहना था, वन शुड नॉट बी ड्राइवन बाय नॉस्टैल्जिया और आइडियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर भी रोशनी डालना चाहूंगी। 5 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी सीवीपी को, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। 3 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच, जिसमें जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश महेश्वरी थे, मैं पढ़ूंगी उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी की। 2:1 वोटिंग हुई और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया गया। वी फील constrained to note that the petitioners enthusiastically called upon us to venture into the territories that are way beyond the contemplated powers of a constitutional court. We are compelled to wonder if we, in the absence of a legal mandate, can dictate the government to desist from spending money on one project and instead use it for something else. क्या कोर्ट ये गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाइए और इसका पैसा आप दूसरे प्रोजेक्ट में लगाइए? They further stated, we are equally compelled to wonder if we can jump to put a full stop on the execution of policy matters in the first instance without a demonstration of irreparable loss or urgent necessity. क्या वो full stop लगा सकते हैं इस तरह के policy matters के execution में? लेकिन एक जज जिन्होंने इसका विरोध किया, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एग्री किया हालांकि ऑन द इश्यू ऑफ अवार्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, पर वो डिसएग्री किए लैंड यूज के चेंज पे और इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट के लिए ली गई क्या। और उनका कहना था कि इसके लिए प्राइवर अप्रूवल नहीं लिया गया हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से और इट हैज टू बी रेमिटेड बैक फॉर पब्लिक हियरिंग, उनका कहना था। और एनवायरमेंट क्लियरेंस के सवाल पर उनका ओपिनियन था कि ये एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। अब मैं जो आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल, वो किस तरह से सेंट्रल विस्टा को एक्सप्लेन किए हैं, साथ में इसमें कुछ मेरे इनपुट्स भी हैं। मोस्ट ऑफिसेस आर स्कैटर्ड ऑल ओवर। देखिए, अभी आप जाइए अगर सेंट्रल विस्टा में, तो कोई ऑफिस कहाँ प्रॉपर प्लानिंग से नहीं बने। अब जब कोई मीटिंग होती है तो बाबू लोगों को कोई ऑफिस कहीं है, कोई ऑफिस कहीं है, वहां से आना पड़ता है। कोई प्रॉक्सिमिटी नहीं है, कोई क्लस्टरिंग नहीं, लेवल ऑफ कॉपरेशन नहीं है, डिमिनिशेस। इस तरह का जब कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है और उनको बुलाया जाता है IAS ऑफिसर्स को, बाकी जो अधिकारीगण हैं, तो इस तरह आने में उनको बहुत दिक्कत होती है। सभी ऑफिसेस स्कैटर्ड है, एक जगह नहीं है। साथ ही बहुत ही पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, बहुत ही पुअर सर्विस इंटीग्रेशन है, इनएफिशिएंट यूज है लैंड का, बहुत सा स्पेस खाली पड़ा है। लेकिन अंदर आप जाइए तो क्रम्पल्ड ऑफिस स्पेसेस है। एक लैक ऑफ कोहेरेंट आइडेंटिटी है, एक पहचान नहीं है, कोहेरेंट पहचान नहीं है। और इस वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना इस प्रोजेक्ट का की ऑब्जेक्टिव है। सेंट्रल सेक्रेटरीट की ये नई बिल्डिंग्स इन सभी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट्स को एड्रेस करेंगी। साथ ही हमारे मिनिस्टर, अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के हरदीप पुरी जी, उनका कहना था कि 1000 करोड़ का ऑफिस रेंट ये प्रोजेक्ट बचाएगा, जो सरकार हर साल देती है। जो ऑफिसेज उन्होंने लीज पे ले रखे हैं या रेंट पे ले रखे हैं, 1000 करोड़ हर साल बचाएगी और ये पैसा कई नए प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट डाइवर्ट कर सकती है, क्योंकि नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये सभी मिनिस्ट्री ऑफिसेस को एक जगह कंसोलिडेट कर देगा। आप यहाँ ब्लूप्रिंट देख सकते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होगा? देखिए, नए सेक्रेटरीट में 4 प्लॉट होंगे और 10 ऑफिस बिल्डिंग्स जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ होगी और ये एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगी।
अब जो भी नए शहर बन रहे हैं वो सभी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर बेस्ड हैं। पूरा एनसीआर यहाँ मेट्रो से कनेक्टेड है। मैं खुद यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से आती जाती हूँ। सेंट्रल सेक्रेटरीट में येलो लाइन है जो हरियाणा गुड़गांव तक जाती है। यहाँ वायलेट लाइन है जो हरियाणा के दूसरे शहर फरीदाबाद और बल्लमगढ़ तक जाती है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं मंडी हाउस, तो आप ब्लू लाइन से कनेक्ट हो सकेंगे जो गाजियाबाद और नोएडा तक जाती है। तो एक तरह से पूरा एनसीआर यहाँ मेट्रो के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो भी ऑफिसर्स यहाँ मेट्रो से आएंगे, अंडरग्राउंड शटल्स होंगी जो उनको ले जाएंगी और वो सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करेंगी। वो मेट्रो से उतरे, इन अंडरग्राउंड शटल्स में बैठे और बहुत ही कम समय में अपने ऑफिस में पहुंच गए। अब पीएमओ के लिए क्या फैसिलिटीज रहेंगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक में है और प्राइम मिनिस्टर के जो अधिकार हैं, जो फंक्शंस हैं, ओवर द टाइम दे हैव चेंज, विस्तार हुआ है प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस में। और इस समय जो रेजिडेंस है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है उनके इस रोल के लिए। इसलिए एक स्टेट ऑफ आर्ट पीएम रेजिडेंस डेवलप किया जाएगा साउथ ब्लॉक में। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू एक सिविक गार्डन का काम करता है और एक स्टेज है हमारे नेशनल रिचुअल्स के लिए, जैसे कि 26 जनवरी का रिपब्लिक डे। आज आप वहां जाइए तो बहुत ही हैपहैज़र्ड, आड़े तिरछे ढंग से पार्किंग की हुई है। टायर्ड, थका थका सा लैंडस्केप है, पार्किंग एमिनिटीज प्रॉपर नहीं है, पुअर लाइटिंग है, साइनेजेस प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशनल साइनेजेस या डायरेक्शनल साइनेजेस नहीं है। यहाँ बोट क्लब है लेकिन वो बहुत ही खस्ता हालत में है, वाटर फीचर भी बहुत पुअरली मेंटेन्ड है। दिल्ली के बहुत से लोग, बुजुर्ग लोग, या हमने भी बचपन में यहाँ बोट क्लब में बोटिंग की हुई है, पर अब आज जाइए तो बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही पुअरली मेंटेन्ड है ये। लैंडस्केप की बात करें तो बहुत पुराने पेड़ हो चुके हैं, 90 साल से ज्यादा पुराने पेड़ हो चुके हैं। ज्यादातर पेड़ अपनी लाइफ जी चुके हैं और दे हैव कम एंड ऑफ देयर लाइफ। अब मैं कुछ और फेवरेबल पॉइंट्स बताऊंगी। प्रपोजल फॉर लैंडस्केप, यहाँ फैसिलिटीज दी जाएंगी सिविक यूजर्स के लिए, एडिक्वेट पार्किंग की, बेटर फुटपाथ्स बनेंगे। आज यहाँ फुटपाथ्स प्रॉपर तरीके से नहीं बने तो हम स्टर्डी फुटपाथ्स और पाथवेज बनाएंगे, उनका कहना है। बेटर वाटर फीचर रहेगा, सस्टेनेबल लैंडस्केप रहेगा। जैसे राष्ट्रपति भवन आप में से कई लोग आए थे अपने ग्रुप को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, तो यहाँ का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। तो कुछ इस तरह का सस्टेनेबल लैंडस्केप दे आर प्लानिंग टू डू हियर आल्सो। प्रॉपर ऑर्गेनाइज पार्किंग रहेगी, बेटर साइनेजेस रहेंगे, कंफर्टेबल और रोबस्ट स्ट्रीट फर्नीचर रहेगा जहां लोग आराम से बैठकर विश्राम कर सके, और वेंडर्स के लिए प्लांट वेंडिंग एरियाज और सुख सुविधाएं रहेंगी। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या रहती है, तो पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस बनेंगे जहां पर ट्रैफिक कंजेशन है, पेडेस्ट्रियंस उनको यूज कर सकते हैं और लोग ट्रैफिक को अवॉइड कर सकते हैं। इंडिया गेट के सामने जो पेव्ड एरिया है ये बहुत अच्छे से डेवलप किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ गुड क्वालिटी लाइटिंग होगी और यहाँ पर एडिक्वेट फैसिलिटीज होंगी, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ रिपब्लिक डे परेड का दृश्य और यहाँ योगा डे का दृश्य। तो एक प्रॉपर फैसिलिटीज यहाँ पर अरेंज की जाएंगी कई तरह के इवेंट्स के लिए, जिसमें योगा डे या रिपब्लिक डे जैसे इवेंट्स भी शामिल हैं। मुख्य तौर पर आप जो ऑब्जेक्टिव सेंट्रल विस्टा के मान सकते हैं वो है मॉडर्नाइजिंग पार्लियामेंट फैसिलिटीज, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, रिफर्बिशिंग एंड बेटर इक्विपिंग पूरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यूज को रिफर्बिश करना और अच्छे तरीके से यहाँ सुविधाएं मेंटेन करना, स्ट्रेंथनिंग कल्चरल एंड अदर फैसिलिटीज इन द सेंट्रल विस्टा, और हमारे स्वतंत्रता के 75 साल कमेमोरेट करना। तो यहाँ मेरा ये व्याख्यान समाप्त होता है और मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसके प्रोस एंड कॉन्स को वे कीजिए जो मैंने आपके समक्ष दर्शाए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या इस पूरे एरिया की तस्वीर बदल देगा? मेरा मानना है कुछ हद तक, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था एक बैलेंस होना चाहिए ओल्ड बिल्डिंग्स के साथ नई बिल्डिंग्स को डेवलप करने का। कई बिल्डिंग्स विलुप्त हो जाएंगी, दिल्ली अपनी कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को खो भी देगा इस प्रोजेक्ट के लिए।
तो अब मैं स्टूडेंट्स को, प्राध्यापकों को आमंत्रित करती हूँ, उनके कुछ क्वेश्चंस हो, वो कुछ पूछना चाहें। थैंक यू। थैंक यू मैडम। इसके बाद मैं सभी स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ कि उनके मन में कोई सवाल हो तो मैडम के साथ कॉन्टेक्ट करें। मैडम मेरा एक सवाल है, जी मैं जानना चाहता हूँ सवाल है यानी जो 26 जनवरी का रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, यानी वो तो 4-5 दिन वो तो प्रोग्राम चलता है जी जी जी। और अभी सेंट्रल विस्टा बनने के बाद दोनों तरफ की जो जगह है वहां पर अगर पूरा का पूरा ऑफिसेज बन रहा है या नए तरीके से उनका निर्माण हो रहा है तो उसका क्या रहने वाला है, स्थान क्या रहेगा और क्या है सिचुएशन? देखिए, जो ये भवन जैसे मैंने आपको बताया, इनफैक्ट अगर आप दिल्ली आए अभी तो ये सब रोड्स जो है ब्लॉक कर दी गई है। पहले हम संसद भवन के पीछे से जाते थे, अब वहां जोर शोर से काम चल रहा है और ये सभी रोड्स बंद कर दी गई हैं। इंडिया गेट की तरफ की भी रोड बंद कर दी गई है, अब पब्लिक वहां नहीं आ जा सकती। और ये जो उम्मीद है कि 26 जनवरी तक ये सब खुल जाएगा, बहुत जोर शोर से इस पे काम हो रहा है। और 26 जनवरी परेड से पहले ये जो मेन राजपथ के दोनों तरफ गार्डन्स हैं, दे विल बी वेल मेंटेन्ड और एक नए रूप में आप पूरे राजपथ को देखेंगे। तो ये सरकार का कहना है और जो हम सुन रहे हैं और आंखों देख रहे हैं, क्योंकि हमारा रोज का आना जाना है, बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न एमिनिटीज के साथ दे आर गोइंग टू डेवलप ऑल दिस। और होपफुली टिल 26 जनवरी यू विल सी अ रिवैम्प्ड एंड रिफर्बिश्ड राजपथ। पब्लिक जो परेड है वो शुरू ही रहेगी, उसमें कुछ बिल्कुल रुकावट बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल। देखिए, ये तो पहचान है हमारी। हाँ हाँ। हम अपने गणतंत्र की शुरुआत हुई 26 जनवरी को और ये हम सब उत्सव की तरह मनाते हैं और लोग दूर दूर से 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए आते हैं। तो ये एक बेटर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रहेगी। आप और देखेंगे एक नए तरीके से परेड का रूट वही रहेगा और सेंट्रल पैसेज बहुत जल्दी खुल जाएगा। थैंक यू मैम। और जो पुराना संसद भवन है क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा म्यूजियम में या अलग विरासत के रूप में रहेगा? नहीं, जैसे मैंने जिक्र भी किया, ये बिल्कुल पीछे बनेगा ट्रायंगुलर शेप और ट्रायंगुलर शेप के पीछे भी कई विवाद हुए। इसे हिंदुइज्म से लेके जोड़ा गया, हालांकि इसमें हमारा श्री यंत्र है वो भी ट्रायंगुलर है। आप हुमायूं के मकबरे में जाइए तो उसके विंडोज भी आपको ट्रायंगुलर शेप मिलेगी और इसमें ध्वजाएं भी होंगी, स्पाइरल्स भी होंगे, शिखर, जो मीनारे जैसे हमारे मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारों में या चर्चेज में होती है। तो एक तरह से ये सभी धर्मों का सम्मान करते हुए इसका डिजाइन बनाया जाएगा, इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। और पहले म्यूजियम बनाने का प्लान था, सुनने में ये आया था कि पार्लियामेंट को भी एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे, पर अब नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक म्यूजियम बनेंगे, नेशनल म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स यहाँ आ जाएंगे और इसका उपयोग होगा, जैसे मैंने इसमें बताया भी था, इसको रेट्रोफिट किया जाएगा, नई एमिनिटीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा और कई इवेंट्स यहाँ पर, पार्लियामेंट्री इवेंट्स यहाँ पर होते रहे। तो नए के साथ साथ पुराना भी रहेगा। स्टूडेंट्स को त्याच्यानंतर इसके बाद स्टूडेंट को कोई सवाल पूछना हो तो मैडम से पूछ सकते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल कह सकते हैं क्या? देखिए, कई इसमें सोलर लाइट का यूज करेंगे, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, इस तरह से जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है दे आर यूजिंग दिस। पेड़ लगाएंगे, मैं आपको अगर आंकड़ा दूं तो इसमें 326 पेड़ होंगे इस नए प्लॉट में और 250 ट्रीज ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में। 194 पेड़ काटे जाएंगे इसके लिए। और जो इन्फ्लक्स है जो लोगों का यहाँ पर इस समय 3200 लोगों का है और जब ये पूरा नया कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो इन्फ्लक्स ऑफ पीपल इट विल बी अराउंड 9500 वर्कर्स। तो एनवायरमेंटल इश्यूज का भी ये लोग ध्यान रख रहे हैं। जिस तरह से इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, आई थिंक दे आर यूजिंग द न्यू टेक्निक्स ताकि एक सस्टेनेबल बिल्डिंग बने।
और Thank you. ग्रीन कवर को लॉस नहीं होगा इसमें, बल्कि 5.4 एकड़ ग्रीन कवर एनहांस हो जाएगा यहाँ, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोट किया है। और इस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे डस्ट मिटिगेशन मेजर्स के, ताकि जो धूल उड़ती है, जो डिमोलिश करेंगे जब ये, तब धूल उड़ेगी, तो ये उसका भी ध्यान रखेंगे। डस्ट मिटिगेशन टेक्निक्स अपनाएंगे जो पूरे विश्व में इस समय यूज हो रही है। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 3 गुना बड़ी होगी आज की के नए संसद भवन में, और पूरा प्रोजेक्ट 86 एकर्स के लगभग होगा। मैडम, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है भरत जी मिर्जा, हमारे जी स्टूडेंट। मैडम, विल द पार्लियामेंट बिल्डिंग आल्सो बी कंप्लीटली डिसमेंटल्ड और विल इट नो, जैसे मैंने इसको म्यूजियम क्लियर फॉर द किया है, नहीं, ये बिल्कुल जैसे आप तस्वीर में भी अगर देखेंगे, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ पिक्चर शेयर की है, पार्लियामेंट बिल्डिंग विल रिमेन इंटैक्ट, और इसके साथ जुड़ी हुई ये ट्रायंगुलर शेप बिल्डिंग होगी। सो दिस विल नॉट बी डिसमेंटल्ड। ये हमारी डेमोक्रेटिक हेरिटेज का प्रतीक है हमारा संसद भवन। ये एज इट इज रहेगा, बल्कि बेटर इक्विप्ड होगा, रेट्रोफिट होगा मॉडर्न एमिनिटीज से। हेलो मैडम, नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार विशाल सोते है। जी। मैडम, अपने पार्लियामेंट में आपने बताया कि एक बार तो टेररिज्म का अटैक हो ही गया है, तो जो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके लिए सिक्योरिटी की क्या है, सिक्योरिटी कैसी रहेगी, आप बता सकते हैं? देखिए, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी होगी। जैसे यहाँ तो कई लूप होल्स थे जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, बट ऑब्वियस है कि उन्होंने पूरा सोचा होगा, यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्पेस होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रहेंगे यहाँ। जैसे वहां पर इस तरह का कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, क्योंकि एक पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसको उन्होंने अपनी सुविधाओं के हिसाब से रेट्रोफिट किया। सीलन की प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम, और रोडेंट्स की प्रॉब्लम वहां रही है। हमारी पूर्व स्पीकर मीरा कुमार ने भी, कई संसद सदस्यों ने भी इसके लिए बोला था। एमपीज के लिए जगह नहीं है, एमपीज के ऑफिसेज नहीं है, बहुत लिमिटेड ऑफिस स्पेसेस है। तो 1000 मॉडर्न एमिनिटी से इक्विप्ड ऑफिस स्पेसेस बनेंगे सभी एमपीज के लिए। सभी का अपना ऑफिस होगा जो पेपरलेस ऑफिस टेक्निक पर आधारित होगा, उनकी अपनी स्पेस होगी इसमें। और यहाँ अगर आप आज की पार्लियामेंट बिल्डिंग देखें तो ये स्पेस बहुत कम पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं यहाँ। एनी अदर क्वेश्चन? मैम, वो बाजू में जो पार्लियामेंट के बाजू में जो गुरुद्वारा है और उसके बाजू में एक चर्च है, जी जैसे उद्योग भवन को निकलने वाले हैं, उसके बाद में जो रक्षा मंत्रालय है, नेशनल म्यूजियम है, फिर गुरुद्वारा और मस्जिद, ये अपना चर्च का क्या होगा? नहीं, चर्च तो देखिए, चर्च तो उस तरफ नहीं है। चर्च तो आप गेट नंबर 38 राष्ट्रपति भवन के सामने है, चर्च ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिडेम्पशन। वो कहीं भी सेंट्रल विस्टा के अंदर आता ही नहीं है, और गुरुद्वारा भी उससे अलग है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा, वो बिल्कुल अलग है। वो जो लोकेशन है, क्योंकि हमारा तो वहाँ रोज का आना जाना है, वो इसमें नहीं आता है, सेंट्रल विस्टा में नहीं आता है। राजपथ जिसको आप कहते हैं पूरा 3.2 किलोमीटर स्ट्रेच, उसमें वो नहीं आता है। गुरुद्वारा रकाबगंज राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पीछे की तरफ है, जहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट का मेट्रो ये आपका बस स्टॉप है। और चर्च बिल्कुल गेट नंबर 38 के सामने है, वो नॉर्थ एवेन्यू की तरफ है। सो वो कहीं भी इसके रास्ते में नहीं आता। सो वो इंटैक्ट ही रहेंगे। मैम, नया संसद भवन बना रहे हैं, तो पुराने संसद भवन का क्या करने वाले हैं? देखिए, इसको भी इस्तेमाल करेंगे कई पार्लियामेंट्री फंक्शंस के लिए, और इसका यूटिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि हम नए संसद भवन को बंद कर देंगे, पर इसका कई तरीके से, जैसे राष्ट्रपति आते हैं, यहाँ का आइकॉनिक सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है, जहाँ दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। कई इवेंट्स होते रहते हैं, कई फंक्शंस को यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये एज इट इज रहेगा। बट हाँ, नए के साथ साथ वहाँ ज्यादा अरेंजमेंट होगा, पर इसको भी
प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि इसको बंद करके रखें। ये मैंने इसका जिक्र किया है ऑलरेडी, किस तरह से इसको रेट्रोफिट किया जाएगा मॉडर्न एमिनिटी से, और इसका इस्तेमाल कई पार्लियामेंट्री फंक्शंस के लिए किया जाता रहेगा। थैंक सर हो। धन्यवाद मैडम। जी, आपने इस विषय को बड़े विस्तृत स्वरूप से हमारे सामने रखा है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट का सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया होगा। पुनश्च एक बार मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपको। अभी मैं इस कार्यक्रम के अंतिम टप्पे में जहाँ मैं डॉक्टर संदीप तेंदुलकर सर से निवेदन करता हूँ कि मैडम का परिचय करके। धन्यवाद डॉक्टर रायन सर। मैम, आपका परिचय वैसे तो आपकी जो आज का व्याख्यान हुआ उसमें से सभी स्टूडेंट्स को, रिसर्चर को, हमें प्राध्यापक को आपके बारे में तो मालूमात होगी, लेकिन फिर भी आपका एक अलग सा परिचय जो आपका करियर का भाग भी रहा है और आप हम लोग जहाँ पर हमने विजिट की थी हम लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बारे में हमारे विद्यार्थी भी परिचित हो। मैम, आपने बहुत सटीक और बहुत यानी नए नए पहलू है उसके अंदर की जो अंदर की जो बात है, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है और लोगों का भी अप्रोच है, आपने जो प्रस्तुत किया इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और एक पक्ष जो आपने रखा, इस पक्ष को रखते हुए उसके जो भी अलग अलग डायमेंशन है उसको भी हमारे सामने रखा, जिससे हम विश्लेषित भी कर सके और उसके साथ में हम अपना विचार और तर्क के साथ में चिंतन भी कर सके। सभी प्रश्नों का, सभी समस्याओं का और उसके बारे में आक्षेपों का आपने जो सटीकता से या उसको विस्तृत ब्यौरा रखकर आपने परिचित किया, ही हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि जब भी हमारी जरूरतें बदलती है तो अपने आप में बदलाव भी आता है। हमने उस तरीके से भी सोचना चाहिए। हम अपना नया मकान बनाते हैं तो उसमें भी रिनोवेशन करते या नया खड़ा कर देते, तो जरूरत होती है। शायद हमारे घर में कितने लोग रहते हैं इसके ऊपर इसे रिलेट आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विभक्त कुटुंब पद्धति आ गई है और जो संयुक्त कुटुंब पद्धति है पीछे चली गई है। लेकिन जो भारत का जो डेमोक्रेसी, जहाँ से हमारी लोकतंत्र चलता है, लोगों तक हम पहुंचते हैं, उनके बारे में पॉलिसी रखते हैं, उसके ऊपर निर्णय लेते हैं, अगर वो जगह छोटी हो तो शायद हमारा चर्चा करना, वहां बैठना और वहां से कुछ नए बदलाव लाने के लिए जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलों को पार करके ऊपर जाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रकल्प शायद कारगर रहेगा और रहेगा भी। और इसीलिए हमने इस तरीके से भी अगर देखने की कोशिश की, हम सेंट्रल विस्टा के बारे में हम जो अपना विपक्ष है या उसका जो तर्क देते हैं उसको हम मान सकते हैं या उसके ऊपर उठकर हम चर्चा भी कर सकते हैं। सिर्फ बात है हालात की, वर्तमान संदर्भ का अगर हम देखते हैं तो उस वक्त के लिए जो चर्चाई हुई थी कि आज का माहौल इस तरह का नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ लगाया जाए और कहाँ कौन से इस पर खर्चा किया जाए। इसीलिए शायद वो रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी उसके पीछे का जो उद्देश्य था वो अलग सा था। लेकिन नए निर्माण के बारे में हम विरासत जो बनाते हैं वो भी हमारा एक सांस्कृतिक अंग बन जाता है, और ये सांस्कृतिक अंग भारत की संविधान के प्रति जोड़ा भी जाता है और हम देखते भी है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ हो या फंडामेंटल राइट्स के भी साथ हो। मैम, आपने जो हमारे सामने बात रखी है, तो मैं कुछ शब्दों में आपका जो परिचय है वो हमारे छात्रों के सामने और हमारे प्राध्यापक गण के सामने मैं रखना चाहता हूँ। सही मायने में अगर देखा जाए तो दिल्ली की जो विरासत है उसका चलता फिरता आप कोश हो। इसका परिचय ही इन कुछ शब्दों में अंतर्भूत है कि आपको जो आप परिचित है दिल्ली से और हमको शायद वाकिफ करते हो इस बारे में, हम आपका जो परिचय है उसमें अंतर्भूत मुझे लगता है। राष्ट्रपति भवन के साथ की जुड़ी हुई आत्मीयता हमें तब पता चलती है जब आप उसका हिस्सा बने हुए हैं। फरवरी 2020 में हमारे राजनीति शास्त्र विभाग ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया था। तब संयोगवश से मार्गदर्शन करने के लिए आप ही हमें प्राप्त हुए थे। आपने जिस बारीकिया से, जिस तरीके से आपने जुड़े हुए हर पहलू से हमें अवगत कराया, तब हम अचंभित भी रहे थे और रोमांचित भी हो उठे थे। प्रस्थान करते वक्त तक हमें ऐसे लग रहा कि मैडम राष्ट्रपति भवन निर्माण से लेकर उसके प्रवासी इतिहास का एक मुख्य अंग हो। इतनी अद्वैता से आपने हमें परिचित करवाया। शायद आपके इस कुशलता पहलू की वजह से
आपका मार्गदर्शन हेतु वहां पर जो नियुक्ति रहती है, जब भारत के विश्व स्तर के हो, भारत के स्तर पर हो या विश्व स्तर के जो प्रसिद्ध व्यक्ति आते, उन्हें आप राष्ट्रपति भवन के बारे में सभी जानकारी देते आए हैं। इनमें भारत के वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रिंस एडवर्ड, रतन टाटा, सुंदर पिचई, नासा के वैज्ञानिक, भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, राजदूत, मंत्रीगण सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं अनेक शीर्षस्थ गण नेतृत्व इसमें शामिल है। आपका लगाव भारत के प्राचीन विरासत के साथ अधिक गहरा तथा आत्मीयतापूर्ण है। दिल्ली चैप्टर की आप एक अहम हिस्सा रही हो, आप उसका एक भाग भी हो। दिल्ली विरासत के साथ जुड़ी यादें, उस पर किया गया कार्य आपके रचनात्मक कार्य में हमेशा झलकते हुए दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगोष्ठी हो, उसमें शोध निबंध के माध्यम से एवं रिसोर्स पर्सन के नाते हमेशा आपने विरासत संरक्षण तथा संवर्धन की पहल की है। श्रीलंका हो या भारत के खजुराहो, दिल्ली, उत्तराखंड के अन्य स्थानों में आपने जो जोरकस अपना पक्ष रखा है, उससे आपकी छवि भी परिचित होती है और उसका जो गहरा अध्ययन है वो भी हमें परिचित करवाता है। आपने इसी विषय पर संगोष्ठी क्या भाई आयोजन किया था। छात्र नेतृत्व, सहपाठी, बुद्धिजीवियों में जागरूकता लाने पर आपका हमेशा प्रयास रहता है। आप नवयुवक प्रेम सभा कोशिश, इस एनजीओ के साथ आप जो योगदान दे रहे हो, जुड़े हुए हो, वह गरिमापूर्ण तथा सराहनापूर्ण है। आपकी रुचि संग्रहालयों का अधिकतम विकास हो ताकि नई पीढ़ी सांस्कृतिक विरासत भुला न सके, इसका प्रयास अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपने या डायस से आपने जो पक्ष रखा उसमें मिलती है। लोक साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन, यह आपके साथ जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण एक पहलू है। इसीलिए आपने गढ़वाल, लागोटो, धनोलती, उत्तराखंड में संग्रहालय का निर्माण करने में एक अहम भूमिका अदा की है। आपके प्रसिद्ध लघु संशोधन प्रकल्प एक मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिसमें गांधी दर्शन, गढ़वाल लोक साहित्य, लागोटा लोक साहित्य इसमें शामिल है। आपको इस क्षेत्र में जो विद्वत्ता पहचान है, इसीलिए भारत के प्रसिद्ध हिंदी दैनिक तथा अंग्रेजी दैनिक पंजाब केसरी ने निरंतर अपनी विरासत पर लेखमाला प्रकाशित की है और होती भी रही है, जिसे भारत भर के संग्रहालय प्रेमी, विरासत प्रेमी ने आपको नवाजा है। आपने इस क्षेत्र में जो महारत प्राप्त की है, उसके पीछे आपकी शिक्षा की लगन भी है। उसमें से ही आपके व्यक्तित्व के अनेक पहलू नजर आते हैं। बीएससी के बाद आपने एमए संग्रहालय में पदव्युत्तर पदवी प्राप्त की। नेट सीटीईटी आपने पहले प्रयास में उत्तीर्ण की। लोक साहित्य पर आपका पीजी डिप्लोमा है तथा राष्ट्रपति भवन एवं म्यूजियम पर पीएचडी आप कर रहे हो। विगत 12 सालों से आप राष्ट्रपति भवन में एक रिसर्च स्कॉलर गाइड के तौर पर कार्यरत हो। राष्ट्रपति भवन से लेकर से लेकर ग तक का पूरा इतिहास आपको मुखोद्गत है। ये आपकी एक प्रतिभा हमें दिखती है और झलकती भी है। ऐसे प्रतिभाशाली ज्ञान संपन्न व्यक्तित्व आज हमारे बीच में रहे, उपस्थित है। मैं पुनः एक बार तहे दिल से आपका स्वागत भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ और महाविद्यालय के साथ कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। मेरे हमारे स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि मैडम का अगर वर्णन किया जाए तो 2 लाइन में मैं कर सकता हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे ला जमी पर। आपका जो प्रयास है, हमें हमारा आपका मार्गदर्शन निरंतर इस तरह से मिलता रहेगा। इस शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं विराम देता हूँ और पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। इस व्याख्यानमाले के अंतिम चरण में मैं आभार प्रदर्शन का भार प्राध्यापक किशोर नेताम को देता हूँ। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वह इस समारोपीय व्याख्यानमाले का आभार प्रदर्शन करें। हाँ, हॅलो, नमस्कार सर. सर आवाज येऊन राहिला माझा? आवाज येतोय. हाँ, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्ते। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पिछले 2 घंटे से हम सभी ज्ञान धारण करने के लिए यहाँ जुड़े हैं। ये प्रतिभा संपन्न अतिथि को यहाँ आमंत्रित करने के लिए जिन्होंने हमें अवसर प्रदान किए, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य और कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत मैत्रे सर, उनका मैं
दिल से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। खुशियां भरी इस महफिल में आज अपनेपन का ये एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। हमारे यहाँ पर आज के जो प्रमुख वक्ता उपस्थित प्रतिभाशाली और नावीन्यपूर्ण भाषण ने हमें आकर्षित किया है। आदरणीय मैम, आपके शब्दों में से हमें प्रेरणा मिली है। मैं आपका हमारे संस्था की वती से और राजनीति विभाग के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर रोजी गुप्ता मैम उपस्थित रही और हमारे बच्चों के साथ जुड़े और दिल्ली में भी हमारे साथ जो हम राष्ट्रपति भवन एजुकेशनल टूर के लिए जाते हैं वहां पर भी हमें जो मार्गदर्शन करते हैं उनका मैं हमारे विभाग की ओर से और हमारे संस्था के ओर से मैं मैम का आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और हमारे ये कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने यानी हमारे विभाग महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्गों ने हमें मार्गदर्शन किए, उनका सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कार्यक्रम और जिनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया, हमारे विभाग के राजनीति विभाग के प्रमुख डॉक्टर संदीप तुंडुवा सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जिन सभी पार्टिसिपेट ने हमारे साथ 2 घंटे से जुड़े हुए हमारे श्रोतागण और हमारे विद्यार्थी मित्र पिछले 2 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका मैं आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष हमारे कार्यक्रम के जो संचालन है डॉक्टर नारायण महाजन सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो महाविद्यालय के कानेम्या चौधरी सर, घरत सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अध्यक्ष के अनुमति से आज के कार्यक्रम का यहाँ पर समाप्त हुआ ऐसे मैं जाहिर करता हूँ। धन्यवाद सर। नारायण सर, रिकॉर्डिंग